हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि 194Q 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो चुका है, बट उसमें कुछ डाउट्स थे जो लोग पूछना चाह रहे थे गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट को ये चीज रियलाइज हुई और गवर्नमेंट ने सर्कुलर नंबर 13 इशू करा और जो भी डाउट्स थे उन्हें क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई है। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई और आज आपके लिए लाया हूँ सर्कुलर नंबर 13, जिसमें गवर्नमेंट ने सारी गाइडलाइंस इशू करी हैं। जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही थी तो आई थिंक सर्कुलर के बाद नहीं आएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक आपको ब्रीफ आउट दूंगा दोनों सेक्शंस का, 194Q का, 206C1H का। इसकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, पहले आप वो देख लेना। फिर आप गाइडलाइंस देखेंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा समझना। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सेक्शन ओवरव्यू। मैं आपको दे रहा हूं दोनों सेक्शंस का, बहुत थोड़ा जल्दी करें क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर डिटेल डिस्कशन कर चुका हूं आप लोगों से। तो सेक्शन 194Q जो होता है वो लगता है आपका टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। 206C1H जो लगता है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। ये एप्लीकेबल हुआ है 1 जुलाई 2021 से। ये 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल था। यहाँ पर जो लायबिलिटी है, बायर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, यहाँ पर सेलर इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस। थ्रेशोल्ड लिमिट, टर्नओवर लिमिट क्या देखी जाएगी प्रीसीडिंग ईयर में, तो 10 करोड़ रुपए लिमिट देखी जाएगी प्रीसीडिंग ईयर में। यहाँ पर बायर का टर्नओवर देखा जाएगा, यहाँ पर सेलर का टर्नओवर देखा जाएगा। अब आता है रेट ऑफ टीडीएस। देखिए दोनों पे रेट जो है सेम है, 0.1%, 0.1%। बट अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो 5% है टीडीएस के केस में और 1% है टीसीएस के केस में। दोनों बहुत ही ध्यान से यहाँ पर लोग मिस्टेक कर देते हैं। अमाउंट ऑन विच टैक्स टू बी डिडक्टेड कलेक्टेड, तो जो भी कलेक्ट होगा इन एक्सेस ऑफ ₹50 लाख। टैक्स टू बी कलेक्टेड ऑन रिसिप्ट, यहाँ पर एक वर्ड है रिसिप्ट ऑफ सेल्स कंसिडरेशन इन एक्सेस ऑफ ₹50 लाख। ये एक रिसिप्ट इसलिए दे रखा है क्योंकि यहाँ पर जो टीडीएस की लायबिलिटी राइज होती है एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, वो हम आगे पढ़ेंगे। टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ कलेक्शन एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बट इन केस ऑफ टीसीएस एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। तो इसलिए ऊपर वर्ड जो दे रखा था वो रिसिप्ट दे रखा था। इस वाले को हम चीज को आगे भी यूज करेंगे कि एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर सेक्शन 194Q के लिए। आगे चलते हैं। ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट टीडीएस 7th डे ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ। इन केस ऑफ मार्च 30 अप्रैल, ऐसे टीसीएस के लिए 7th डे ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ। इन केस ऑफ मार्च 30 अप्रैल। टीडीएस रिटर्न जो जाएगी वो 26Q में जाएगी, इसकी 27EQ में जाएगी टीसीएस की रिटर्न। सर्टिफिकेट 16A मिलेगा, यहाँ पर 27D मिलेगा। प्रेफरेंस ऑफ टीडीएस और टीसीएस, बायर शैल डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q इफ द परचेज वैल्यू एक्सीड्स ₹50 लाख। इन दिस केस सेलर विल नॉट कलेक्ट टीसीएस। भाई दोनों सेक्शन अगर एप्लीकेबल है तो 194Q विल प्रिवेल और सेलर की यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, बायर को 194Q में टीडीएस काटना है। अब आगे पढ़ते हैं। द सेलर शैल कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H ओनली, जब भी करेगा ओनली इफ द बायर इज नॉट लायबल, या तो बायर की कोई लायबिलिटी नहीं है डिडक्ट करने के लिए, या बायर किसी रीजन की वजह से नहीं काट पाया तो सेलर को करना है। अदरवाइज जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो 194Q सेक्शंस को दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्सक्लूजन दे रखे हैं जहां पर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। 194Q इज नॉट एप्लीकेबल इफ, अगर किसी सेक्शन और सेक्शन में टीडीएस कटा हुआ आपका या किसी और सेक्शन में टीसीएस लगा हुआ आपके ऊपर, बट एक्सेप्ट 206C1H, क्योंकि 194Q ओवर रूल कर देता है 206C1H को। 206C1H में कौन कौन सी एक्सक्लूजन दे रखी है? इन केस ऑफ इंपोर्टर ऑफ गुड, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, एन एम्बेसी, हाई कमीशन, कंसुलेट एंड ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए फॉरेन स्टेट, यहाँ पर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। और ओवरराइडिंग इफेक्ट 194Q ओवर रूल कर रहा है सेक्शन 206C1H को, तो यानी 194Q विल प्रिवेल ओवर 206C1H। तो ये था एक बहुत छोटा सा ओवरव्यू। ये केवल ओवरव्यू इसलिए दिया गया है जिससे आपके लिए थोड़ा इजी हो गाइडलाइंस को समझना, क्योंकि मैं यहाँ से चीजें लिंक करूंगा फिर आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। अब हम सर्कुलर स्टार्ट करते हैं। तो सर्कुलर नंबर 13 जो है उसमें बेसिकली गाइडलाइंस बताई गई हैं अंडर सेक्शन 194Q की। जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया है गवर्नमेंट ने कि अगर आपको ये लगता तो ये चीज ऐसे नहीं है ऐसे है। तो हम देखेंगे क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे सर्कुलर में। सर्कुलर में सबसे पहले नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194Q। कुछ यहाँ पर दो चीजें ऐसी बताई जहां पर 194Q नहीं लगेगा। दूसरी चीज कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट। भाई 50 लाख की लिमिट कैसे कैलकुलेट करनी है, क्योंकि सेक्शन 1 जुलाई से एप्लीकेबल हुआ है, उससे पहले का जो पेमेंट है उसका क्या करना है वो डिस्कस करेंगे हम विद एग्जांपल्स। यहाँ पर एग्जांपल दिया जाएगा आपको।
ऑन विच अमाउंट टीडीएस विल बी डिडक्टेबल, बट टीडीएस जीएसटी वाले अमाउंट पे भी कटेगा या नहीं कटेगा वो चीज डिस्कस करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ टीडीएस ऑन परचेज रिटर्न, हमने टीडीएस काट लिया और परचेज रिटर्न हो गई तो परचेज रिटर्न पर टीडीएस की एडजस्टमेंट कुछ करनी है या नहीं करनी उसे डिस्कस करेंगे। परचेजेस फ्रॉम नॉन रेजिडेंट के केस में क्या होगा वो भी हम देखेंगे। आगे चलते हैं। वेदर टैक्स विल बी डिडक्टेड इन केस ऑफ इनकम इज एग्जम्प्ट, अगर बायर या सेलर के केस में किसी की इनकम एग्जम्प्ट होती है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। वेदर टैक्स इज टू बी डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट पर कटेगा या नहीं कटेगा। वेदर प्रोविजन सेक्शन 194 ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू बायर इन ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बट टर्नओवर आपका पिछले साल का देखना है तो फॉर एग्जांपल अगर किसी की न्यू फर्म है, न्यू कंसर्न है, न्यू एंटिटी है, उस केस में क्या होगा, अगर उसका सेम ईयर उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा वो भी हम देखेंगे। वेदर सेक्शन 194 ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू बायर इफ द टर्नओवर इज 10 करोड़ और लेस, अगर 10 करोड़ है उससे कम है तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा या नहीं। और लास्ट क्रॉस एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 194O 2061H और 194 की, अगर ये तीनों सेक्शन की क्रॉस एप्लीकेशन देखेंगे, ये लास्ट गाइडलाइन है इसकी, तो हम वन बाय वन बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से जरूर पूछिए। तो सबसे पहले नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑन ट्रांजैक्शन कैरिड थ्रू वेरियस एक्सचेंजेस, तो इन्होंने दो एक्सक्लूजन बताए यहाँ पर जहां पर ये सेक्शन नहीं लगेगा। पहला ये, दूसरा पहले बताया कि ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज में जो ट्रांजैक्शन होती है उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा बताया ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ट्रेडेड थ्रू पावर एक्सचेंजेस, तो उन दोनों पर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इन्होंने नॉन एप्लीकेबल, यहाँ पर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होने का पहली गाइडलाइन तो इन्होंने ये इशू करी है। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, क्लियर चीज है। आगे चलते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स माई फेवरेट, कि आप थ्रेशोल्ड लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। भाई कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो आपकी 50 लाख की लिमिट है उसे कैसे देखा जाएगा। पहले इसे समझ लेते हैं कि सेक्शन जो एप्लीकेबल है वो है 1 जुलाई 2021 से, तो इससे पहले की जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका क्या होगा, और जो पहले ट्रांजैक्शन हो चुकी है और उसके बाद भी कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन हुई तो उनका क्या होगा। तो इसमें दो चीजें में बताया गया है कि वही 30 जून 2021 तक चाहे हमें कितना भी पेमेंट रिसीव हो गया हो, कितने भी हमने परचेस करी हो, उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होने का। पढ़ लेते हैं इसे। सेक्शन 194Q मैंडेट्स करता है बायर को कि आपको टीडीएस काटना है ऑन क्रेडिट ऑफ सम इन द अकाउंट ऑफ सेलर, या तो अकाउंट करेंगे सेलर क्रेडिट करने पर या पेमेंट पर, जो भी इन दोनों में जो भी इवेंट अर्लियर हो जाता है तो बायर को टीडीएस काटना है। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। बट द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई, ये नहीं लगेंगे, कब नहीं लगेंगे, ऑन एनी अमाउंट क्रेडिटेड और पेड बिफोर 1 जुलाई। भाई कोई भी अमाउंट हमने क्रेडिट करा है या पेमेंट रिसीव करा है 1 जुलाई 2021 से पहले, उस पर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इसकी एप्लीकेबिलिटी जो स्टार्ट हुई है वो ही है 1 जुलाई 2021 से। ये चीज क्लियर हो गई। आगे, if either of the two events had happened before 1 July, that transaction would not be subjected, ये चीज क्लियर होगा। कोई सा भी इवेंट अगर अकर हुआ हो 1 जुलाई से पहले तो उस पर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोनों चीजें समझते हैं। कुछ पेमेंट हमें पहले रिसीव हो गया, कुछ हमें बाद में हुआ, तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें टाइम कहाँ से मिलेगा, तो वो चीज भी इन्होंने बताई कि जो कैलकुलेशन होगी वो 1 अप्रैल 2021 से होगी, बट जो टीडीएस की लायबिलिटी अराइज होगी वो 1 जुलाई से होगी। तो यहाँ पर इन्होंने चीज क्लियर कर दी। सिंस द थ्रेशोल्ड ऑफ 50 लाख रुपीज इज विद रेस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर, तो कैलकुलेशन ऑफ द सम फॉर ट्रिगरिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम 1 अप्रैल, मतलब जो आपकी लिमिट की जो कैलकुलेशन होगी वो 1 अप्रैल से होगी, बट टीडीएस काटने की जो लायबिलिटी राइज होगी वो 1 जुलाई से होगी। तो यहाँ पर बता रखा है कि अगर किसी पर्सन को 30 जून तक 50 लाख रुपए तक का पेमेंट मिल गया है या हमने सेलर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, तो 1 जुलाई के बाद जो भी पेमेंट मिलेगा उस पर पूरा टीडीएस कटेगा। अब इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते तो और क्लैरिटी आ जाएगी। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं आया तो लगेगा बहुत भारी है। केस फर्स्ट, टर्नओवर और पेमेंट अप टू 30 जून 2021 तक। भाई हमारे पास 60 लाख रुपए आए हैं 30 जून के बाद। टर्नओवर और पेमेंट आफ्टर 30 जून कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ, तो मैंने कहा 30 जून तक कितना भी पेमेंट आएगा, कितना अकाउंट क्रेडिट होगा, सेक्शन नहीं लगेगा, इसलिए टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल सिंस देयर इज नो ट्रांजैक्शन हैपेंड आफ्टर 1 जुलाई 2020। सेकंड केस,
60 लाख रुपीस आ गए हैं हमारे पास 30 जून 2021 तक, 20 लाख आए हैं हमारे पास 30 जून 2021 तक। अब कौन से अमाउंट पर लगेगा? आपके दिमाग में आ रहा होगा 60 प्लस 20 80 माइनस 50 30 पर लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा 30 पर। क्यों नहीं लगने का? क्योंकि 60 का जो इवेंट है वो 30 जून से पहले हुआ है, तो हमारी जो लायबिलिटी राइज होगी किस पर? 20 पर होगी। तो इन्होंने बता रखा है एप्लीकेबल ऑन 20 lakhs इवन दो अप टू 30 जून 2021 turnover payment exceeds 50 lakhs, no TDS required to deduct it on 10 lakh since the provisions are applicable from 1st जुलाई। क्योंकि प्रोविजन कब से एप्लीकेबल में? 1 जुलाई 2021 से। तो केवल 20 लाख पर यहाँ पर TDS आपका लगेगा। आगे थर्ड केस देखते हैं। 40 लाख रुपए आपको 30 जून तक मिल चुके हैं और 30 लाख रुपए आपको 30 जून के बाद मिले हैं, यानी टोटल 70 लाख रुपए मिले हैं। अब इस पर कितने में कटेगा? तो जो 50 लाख रुपए की लिमिट है 70 माइनस 50 20 लाख पर लगेगा। क्लियर है? इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। अब अगर आपका 30 जून से पहले 0 पेमेंट है, उसके बाद 40 है, कुछ भी नहीं लग रहा है, 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करा है। लास्ट केस पहले 0 70 माइनस 50 20 लाख पर TDS लग जाएगा। तो ये सारे केसेस आपको समझाने के लिए थे। थ्रेशोल्ड लिमिट की कैलकुलेशन 1 अप्रैल से होगी, बट TDS की एप्लीकेबिलिटी 1 जुलाई से होगी। तो 1 जुलाई से जो TDS लगेगा उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट से जो भी पेमेंट है इस हिसाब से वो कैलकुलेशन है। जो आपने इलस्ट्रेशन मैंने आपको समझाई है, इस इलस्ट्रेशन को जरूर समझने की कोशिश करें। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वेदर TDS विल बी डिडक्टेड इंक्लूसिव ऑफ GST और नॉट। बट जो TDS कटेगा GST का कंपोनेंट उसमें इंक्लूड होगा, उस पर कटेगा, या एक्सक्लूसिव ऑफ GST कटेगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सेक्शन एप्लीकेबल होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत यह है कि जहां पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं अमाउंट और GST, जहां पर GST को सेपरेटली शो करा गया है वहां पर तो आपका एक्सक्लूसिव ऑफ GST TDS कटना है, और जहां पर आप GST को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो वहां पर आपका इंक्लूसिव ऑफ GST करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पेमेंट लिया तो पेमेंट आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते GST का कितना कंपोनेंट है, तो टोटल पेमेंट पर आपका TDS कटेगा। इन केस जब आप परचेस कर रहे हैं और आपको इनवॉइस मिल रहा है, इनवॉइस में सेपरेटली शो हो रहा है, या आपका कोई एग्रीमेंट हुआ है कि आपका GST जो सेपरेटली शो करा जाएगा, तो जो एक्सक्लूसिव GST वाला अमाउंट है उस पर आपका TDS कटेगा। ये चीज मैंने यहाँ पर लिख भी रखी है, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। बट 206C1H में तो GST का क्वेश्चन आता नहीं, क्योंकि वो तो रिसिप्ट बेसिस पे चलता है, पूरे अमाउंट पर कटेगा ही कटेगा। उस सेक्शन का क्लियर है बिल्कुल। 194Q में आता है टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो जहां पर GST सेपरेटली शो है वहां पर एक्सक्लूसिव GST, जहां पर GST हम सेपरेटली नहीं कर पा रहे हैं इन केस ऑफ पेमेंट वहां पर जहां पर हम सेपरेटली शो नहीं कर पा रहे हैं वहां पर आपका इंक्लूसिव GST कटेगा। इसके एक चार्ट मैंने आपके लिए बनाया, चार्ट देख लेते हैं उसे। ऑन विच अमाउंट TDS विल बी डिडक्टेड। तो यहाँ पर क्लियर है ऑन पेमेंट, अगर पेमेंट के बेस पर GST कंपोनेंट सेपरेटली शो नहीं हो पा रहा है तो टैक्स विल बी डिडक्टेड ऑन होल अमाउंट। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द पेमेंट विद द GST कंपोनेंट। तो यहाँ पर टोटल पकड़ जाएगी। जब टैक्स इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ द अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ सेलर और एज पर द एग्रीमेंट, अगर आपका हुआ है कि GST कंपोनेंट सेपरेटली शो करेंगे तो GST कंपोनेंट इन द अमाउंट पेबल टू द सेलर इज इंडिकेटेड सेपरेटली। उस केस में क्या होगा? टैक्स इज डिडक्टेड विदाउट इंक्लूडिंग GST। क्लियर है? यहाँ पर GST सेपरेटली शो हो रहा है तो विदाउट GST, जहां पर सेपरेटली शो नहीं हो रहा टोटल अमाउंट पर कटेगा। कोई चिंता वाली बात नहीं। काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, ये चीज भी गवर्नमेंट ने सर्कुलर की हेल्प से क्लियर कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वेदर नॉन रेजिडेंट कैन बी बायर अंडर सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है प्रोविजन सेक्शन 194Q शैल नॉट अप्लाई टू नॉन रेजिडेंट, उस पर अप्लाई नहीं होने के जिसका परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर रेजिडेंट इन इंडिया इज नॉट इफेक्टिवली कनेक्टेड विद द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। इफेक्टिवली परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट तो कनेक्टेड नहीं है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होने के। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का नीचे मीनिंग दे रखा है इंक्लूड अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच द बिजनेस ऑफ एंटरप्राइज इज होली और पार्टली कैरीज ऑन, तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होने के। ये चीज भी क्लियर है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टैक्स डिडक्टेड विद रेस्पेक्ट टू परचेज रिटर्न। इसे समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। हमने TDS काट लिया है, परचेज कर ली है, अब हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं। तो जो परचेज रिटर्न हम कर रहे हैं तो उसमें कुछ TDS की एडजस्टमेंट हमें करनी है या नहीं करनी, उस चीज को देखने के लिए पहले हमें सबसे पहले इंश्योर ये करना पड़ेगा जो हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं उस पर ऑलरेडी TDS कट चुका हो। देन क्वेश्चन अराइज होता है कि अब जो परचेज रिटर्न कर रहे हैं उसका क्या ट्रीटमेंट है। परचेज रिटर्न में दो चीजें हैं, एक तो है कि हम पैसे अपने वापस ले रहे हैं, पैसे अगर हम वापस ले रहे हैं तो उसकी जो एडजस्टमेंट होगी वो फ्यूचर परचेज से होगी। बट इन केस अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं
तो उसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होनी। ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, चार्ट की हेल्प से देख लेते हैं पहले जल्दी से। ट्रीटमेंट ऑफ परचेज रिटर्न, अगर मनी इज रिफंडेड, टैक्स डिडक्टेड मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट द परचेज अगेंस्ट द सेम सेलर इन फ्यूचर। इफ गुड्स आर एक्सचेंज, कोई ट्रीटमेंट। बट ये चीज कब आएगी, जब आप ऑलरेडी 194Q में टीडीएस काट चुके हैं सेलर का, तो ये सिस्टम अराइज होगा। अगर आपने टीडीएस काटा ही नहीं है तो ये सिस्टम अराइज नहीं होने का। तो ये चीज क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। वेदर टैक्स इज टू बी डिडक्टेड व्हेन द सेलर इज अ पर्सन हुज इनकम इज एग्जम्प्ट। यहाँ पर बायर को टीडीएस काटना है सेलर का, बट अगर हम वो सेलर वो वाला प्रोडक्ट बेचता है जिसकी उसकी फुली इनकम, यहाँ पर टोटल इनकम अगर उसकी एग्जम्प्ट होती है तो बायर की यहाँ पर लायबिलिटी खत्म हो जाती है, उसे टीडीएस काटने की कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कवर्ड है अंडर सेक्शन 10 एग्जम्प्ट इनकम में, तो यहाँ पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरा केस समझते हैं, अंडर सेक्शन 206C1 है, जहां पर सेलर को बायर का टीसीएस कलेक्ट करना है। तो वहां पर अगर बायर उस प्रोडक्ट में डील करता है जिसकी इनकम एग्जम्प्ट है सेक्शन 10 में, तो उस केस में सेलर की कोई लायबिलिटी नहीं है टीसीएस कलेक्ट करने की, क्योंकि उसकी इनकम ऑलरेडी एग्जम्प्ट है। बट अगर उसकी पार्शियल इनकम एग्जम्प्ट है तो आपको टीडीएस टीसीएस दोनों एप्लीकेबल होंगे। तो एक बार इसे देख लेते हैं। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ दैट शैल नॉट अप्लाई ऑन परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ पर्सन बीइंग अ सेलर who as a person is exempt from income tax under the act, like person exempt under section 10 or under any other act passed by the parliament। अगर अंडर सेक्शन 10 एग्जम्प्ट है या कोई और एक्ट के अंदर एग्जम्प्ट है तो उस केस में बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एग्जम्प्ट हो जाएगा, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। दूसरा इन्होंने 206C1H के लिए दे रखा है कि 206C शैल नॉट अप्लाई टू सेल ऑफ गुड्स थ्रू अ पर्सन, उस पर्सन को सेल करने। यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ हो रही है सेलर की बात। एक चीज ये समझने वाली है, यहाँ बात हो रही है सेलर की, और 206C1H में हो रही है बात बायर की, क्योंकि यहाँ पर बायर सेलर का टीडीएस काटेगा और यहाँ पर सेलर बायर का टीसीएस कलेक्ट करेगा। तो ये चीज समझने की है। तो यहाँ पर बायर की इनकम देखनी है, यहाँ पर हमें सेलर की इनकम देखनी है। टू सेल ऑफ गुड्स बीइंग अ बायर हु एज ए पर्सन इज एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर एक्ट। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बट द क्लैरिफिकेशन वुड नॉट अप्लाई if only part of the income of a person being a seller or being a buyer as the case may be is exempt। अगर part of the income exempt है तो ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब टीडीएस भी कटेगा और टीसीएस चार्ज होगा। आगे चलते हैं। ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा क्योंकि इसका जो चार्जिंग सेक्शन था कि लायबिलिटी कब अराइज होती है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तो आपकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो इसका मतलब आपके एडवांस पर भी टीडीएस लगेगा। आगे चलते हैं। वेदर प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 194Q शैल अप्लाई टू बायर इन द ईयर इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले अगर 194Q को देखना है तो हमें उसका टर्नओवर जो चेक करना है वो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर हमें देखना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यू एंटिटी उसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 0 होगा तो इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होने का, चाहे उस साल में उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा चले जाए, क्योंकि हमें सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी देखने के लिए हमें प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखना है। प्रीवियस ईयर का टर्नओवर न्यू एंटिटी केस में नहीं होने का, तो ये सेक्शन इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। Since this condition would not be satisfied in the year of incorporation, कौन सी कंडीशन, 10 करोड़ वाली, the provision of section 194Q of that shall not be applied in the year of incorporation। आगे चलते हैं। अब आता है whether provision of section 194Q of the act shall apply to the buyer if the turnover from the business is 10 करोड़ or less। भाई अगर किसी का टर्नओवर 10 करोड़ या उससे कम है तो भी ये सेक्शन लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगने का। ये चीज तो मैंने पहले क्लियर कर दी है। यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि जो टर्नओवर और रिसीव्ड फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटी इज नॉट टू बी काउंटेड फॉर दिस पर्पस। जो नॉन बिजनेस एक्टिविटी का जो टर्नओवर है उसे हमें बिल्कुल भी काउंट नहीं करना। अब आता है जो लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझने की थोड़ी कोशिश करना वरना बात ऊपर से जा सकती है। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 194O 194Q 206C1H 194Q 206C1H में पहले बता चुका हूं कि 194Q विल प्रिवेल ओवर 206C1H। ये बात ऑलरेडी क्लियर है। अब यहाँ पर एक सेक्शन और आया है 194O। 194O बेसिकली ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है। इन केस ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन ई कॉमर्स ऑपरेटर को 1% टीडीएस काटना होता है, तो वो सेक्शन 194O में कटता है 1%। एक तो इसका रेट भी ज्यादा है, ये चीज भी थोड़ा समझिए।
अब अगर 194 ओ 194 क्यू लग जाएंगे तो क्या होगा, 194 ओ 2061H लग जाएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्लैरिफाई करा है कि इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन ए ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 194, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स काट लेता 194 ओ में, then the transaction shall not be subjected to TDS under section 194Q। क्लियर कर दिया इन्होंने कि अगर 194 ओ में ऑपरेटर ने TDS काट लिया तो 194Q लगने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। सेकंड, सबसेक्शन 1H सेक्शन 2060 का सबसेक्शन 1H ये कहता है कि the act provides exemption from TCS if the buyer has deducted tax at source on goods purchased by him। 206C1H में एग्जम्पशन थी कि अगर बायर टीडीएस काट लेता है तो 206C1H में टीसीएस कलेक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट यहाँ पर एक चीज अधूरी थी जो अब इन्होंने क्लैरिफाई कर दी है कि अगर बायर काटेगा तो 206C1H नहीं लगेगा, बट अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर टीडीएस काटेगा तो लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये चीज साइलेंट, तो इसे क्लैरिफाई कर दिया है। To remove difficulties, it is clarified that this exemption would also cover a situation where instead of the buyer, the e-commerce operator has deducted TDS on that transaction of sale of goods by seller to buyer through e-commerce operator। It means अगर 194 O 194 Q दोनों एप्लीकेबल होते हैं तो 194 O प्रीवेल करेगा, 194 O 206C1H लगते हैं तो भी वहां पर 194 O प्रीवेल करेगा। इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया है। पहले 206C1H में जो एग्जम्पशन थी उसमें केवल ये लिखा था कि अगर बायर आपका टीडीएस काटता है तो 206C1H में टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इन्होंने यहाँ फर्दर क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर में टीडीएस काट लेता है तो सेक्शन 206C1H में आपको टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब दो सिचुएशंस मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि उन दोनों सिचुएशंस में क्या हो सकता है, केस 1 केस 2। पहला केस, if 194O and 206C1H are applicable। भाई दोनों चीजों पहले समझिए, 194A में जो रेट है वो है 1%, 206C1H में जो रेट है वो है 0.1%। क्लियर हो गई बात। अगर ट्रांजेक्शन, if transaction is both within the purview of section 194O and 206C1H, किसी ट्रांजेक्शन में दोनों सेक्शन एप्लीकेबल है तो हमने क्या कहा कि 206C1H नहीं लगेगा, 194O लगेगा। Tax is required to be deducted under section 194O। The transaction shall come out of the purview 206C1H के purview से बाहर आ जाएगी after tax has been deducted by the e-commerce operator on the transaction। वही e-commerce operator ने टैक्स काट लिया है तो 206C1H नहीं लगेगा। ये चीज बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट वाली बात इसमें नहीं है। आगे, once the e-commerce operator has deducted the tax on a transaction, seller is not required to collect the tax under section 206C1H on the same transaction। It is clarified, यहाँ से important चीज होती है, it is clarified that here primary responsibility is on the e-commerce operator to deduct the tax under section 194O। यहाँ पर primary responsibility किसकी, e-commerce operator की, and the responsibility cannot be condoned if the seller has collected the tax। भाई अगर 194O में ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने किसी वजह से टीडीएस नहीं लगाया है तो वो ये नहीं कह सकता कि 206C1H में इनका टीसीएस कलेक्ट हो गया तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेट ऑफ टीडीएस जो है वो ज्यादा है 194O में, तो उसकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस काटने की। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होगी चाहे भले से टीसीएस सेलर ने काट लिया हो। तो ये चीज यहाँ पर इन्होंने क्लैरिफाई इसलिए करी क्योंकि रेट ऑफ टीडीएस जो है वो ज्यादा है 194O में। दिस इज फॉर द रीजन दैट द रेट ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194 इज हायर देन द रेट ऑफ टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H। ये केस क्लियर हुआ। दूसरा केस, यहाँ पर केस क्या है ये वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 194Q और 206 अगर दोनों एप्लीकेबल है सेम ट्रांजैक्शन पर, पहले इन दोनों की रेट देख लेते हैं। इसका भी रेट है 0.1% और इसका भी रेट है 0.1%। अगर ये दोनों सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं तो यहाँ पर बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है 194Q विल प्रिवेल। इन केस अगर बायर भूल जाता है टीडीएस काटना और सेलर ने टीसीएस काट लिया है तो उस केस में क्या होगा, ये केस उसके बारे में बताता है। आइए डिस्कस करते हैं। If transaction is both within the purview of section 194Q and section 206C1H of the Act, the tax is required to be deducted under section 194Q of the Act। क्लियर है वाली बात। The transaction shall come out 206C1H से बाहर आ जाएगी
after tax has been deducted by the buyer on that transaction. Once the buyer has deducted TDS, seller is not required to collect the TCS of the under section 2061H of the act. ठीक है, दोनों सेक्शन एप्लीकेबल है। बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बायर ने TDS काट लिया है तो सेलर की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है TCS कलेक्ट करने। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। However, यहाँ से इंपोर्टेंट बात स्टार्ट होती है। However, if for any reason tax has been collected by the seller under section 2061H before the buyer could deduct tax under section 194, बायर के TDS डिडक्ट करने से पहले सेलर ने 2061H में TCS कलेक्ट कर लिया है, then on the same transaction such transaction would not be subjected to TDS again by the buyer. यहाँ पर क्या है, अगर सेलर ने बायर से पहले TCS कलेक्ट कर लिया है तो बायर को दोबारा से TDS काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों सेक्शन में रेट क्या है बिल्कुल सेम है। तो इन केस अगर सेलर ने कलेक्ट कर लिया तो बायर दोबारा से TDS नहीं लगाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। द कंसेशन क्यों प्रोवाइड कर रखा? कंसेशन इज प्रोवाइडेड टू रिमूव डिफिकल्टी सिंस टैक्स रेट ऑफ डिडक्शन कलेक्शन आर सेम इन 194Q एंड सेक्शन 2061H। यहाँ पर रेट सेम था, बट 194 और 2061H में रेट जो है दोनों अलग अलग हैं, तो वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म नहीं होने की। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की है। अब लास्ट मैंने एक टेबल बनाई है, उसे देख लेते हैं। दिस इज द टेबल फॉर यू। केस 1, अगर 194 OB एप्लीकेबल आपके ऊपर, 194 OB एप्लीकेबल है और 2061H भी एप्लीकेबल है, तो कौन सा सेक्शन प्रिवेल करेगा? 194O वाला, कोई डाउट नहीं है। 194 OB एप्लीकेबल है, 194Q भी एप्लीकेबल है, 194O विल प्रिवेल। भाई तीनों सेक्शन एप्लीकेबल है, 194O, 194Q, 2061H, 194O विल प्रिवेल। और ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको पहले, 194Q और 2061H दोनों एप्लीकेबल है, तो कौन सा सेक्शन? 194Q विल प्रिवेल। तो दोस्तों ये तीनों सेक्शंस का जो इंटरप्ले है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसे समझने के लिए मैंने आपको टेबल दी है। आई थिंक इससे बात आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये था पूरा सर्कुलर जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इशू करी है। इसे मैंने पीपीटी की फॉर्म में इसलिए जिससे आपके समझने इजी हो, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन दिए हैं जिससे आप सारी चीजों को रिलेट कर सकें विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। ये ओरिजिनल सर्कुलर भी मैं आपको दे दूंगा इस लिंक में। दिस इज द ओरिजिनल सर्कुलर जो बहुत मतलब बड़ा था, वाइडर था। इसे मैंने शॉर्ट में करके पीपीटी आपको दी है। तो दोस्तों ये सारी वीडियो हमारी जो सर्कुलर की गाइडलाइंस के बारे में थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज में जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके या पर्सनली मोबाइल पर भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस तरह की फ्यूचर में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं या और भी कोई टैक्स से रिलेटेड अपडेट फ्यूचर में आएगी तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे आपको सबसे पहले हमारी अपडेट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।